हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। चलिए, इंतज़ार की घड़ी समाप्त होती है। मैं दीपक साहू CGPSC हनीटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम मेंस आंसर राइटिंग 41वां दिन का मॉडल आंसर और मेगा टेस्ट 7वां सभी छात्रों के प्राप्तांक, टॉप 3 छात्रों के नाम आगे हम देखने जा रहे हैं। कल लगभग 40 से 45 छात्र ही सम्मिलित हुए थे, जितने भी हमारे मेंस आंसर राइटिंग ग्रुप हैं। इस तरह से यह पता चलता है कि अभी छात्र एक्टिव नहीं हैं। तो चलिए, जितने लोग तैयारी कर रहे हैं करते रहिए। निश्चित रूप से जो नहीं लिख रहे हैं उनसे कहीं ज़्यादा आप आगे निकल चुके हैं। सबसे पहले तो जैसे कि बोला जाता है, घर से ही बाहर निकलेंगे तब माहौल बाहर पता चलता है। तो अपने बैच से आप काफ़ी आगे निकल चुके हैं, तो इसको मेंटेन करते रहिएगा और लिखते रहिएगा। जितने छात्र हैं काफ़ी अच्छा अंक भी प्राप्त किए हैं और अच्छा भी लिखे हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आपके सामने 3 सब्जेक्ट था। एक छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य और दर्शन शास्त्र। छत्तीसगढ़ का इतिहास है और छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य है। आपसे प्रतिदिन प्रश्न जो सॉल्व कराए जाते थे, उसमें बहुत ज़्यादा प्रश्न आप सभी को सॉल्व कराया जा चुका है। इसलिए मेगा टेस्ट में आप लोगों को छत्तीसगढ़ का इतिहास जो बचे हुए थे और छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य, ये दोनों प्रश्न आपको दिए गए थे जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। दर्शन शास्त्र आपका सोमवार को प्रारंभ हुआ था और कल से आपका दर्शन शास्त्र और लोक प्रशासन दोनों का टेस्ट प्रारंभ हो जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है, कल से हमारा संविधान एवं लोक प्रशासन इसकी भी कक्षाएं प्रारंभ हो रही है। तो इससे क्या फ़ायदा है आपका? सुबह आपका क्लास होगा, शाम को आप मेंस आंसर राइटिंग करेंगे। इससे आपकी तैयारी भी हो जाएगी, आप लिखना भी प्रयास कर लेंगे और नोट्स भी तैयार हो जाएगा। अभी आपके पास समय है प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन आने में। तो सबसे पहले हम उन विषयों को अभी सॉल्व करेंगे जो केवल मेंस में हैं। जैसे ही आपका प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन आता है, हम अदर सब्जेक्टों को छोड़ देंगे और जो प्रीलिम्स में है उसी सब्जेक्टों को आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है? तो चलिए आगे जो भी होगी उस पर बात कर लेंगे। कल का पहला प्रश्न था, टकोली क्या था? बहुत से छात्र अच्छा लिखे हैं और कुछ छात्र विकिपीडिया वाले हैं। तो देखिए, CGPSC मेंस और छत्तीसगढ़ के प्रश्न आपको छत्तीसगढ़ वाले ही अच्छे से बता पाएंगे, ना कि विकिपीडिया। ठीक है? तो देख लीजिए टकोली क्या था। आपसे 30 शब्द में प्रश्न पूछे गए थे। देखिए, जितने भी छात्र सम्मिलित हुए थे, आप लोगों का अंक बीच बीच में बताते जाऊंगा। अगर आप उपस्थित रहेंगे तो यस कमेंट कीजिएगा, नहीं तो आप अपना अंक बाद में देख लीजिएगा। ठीक है? टकोली क्या था? टकोली विभिन्न जमींदारी क्षेत्रों से मराठा शासन द्वारा निर्धारित वार्षिक राशि के रूप में ली जाती थी। जमींदार अपने क्षेत्र में शासन हेतु स्वतंत्र थे, किंतु करत के रूप में यह प्रतिवर्ष निश्चित टकोली मराठा शासन को देते थे। ये आपका टकोली का उल्लेख करना था 30 शब्द में। तो क्या है? टकोली विभिन्न जमींदारी क्षेत्रों से मराठा शासन द्वारा निर्धारित वार्षिक राशि के रूप में ली जाती थी। जमींदार अपने क्षेत्र में शासन हेतु स्वतंत्र थे, किंतु करद के रूप में यह प्रतिवर्ष निश्चित टकोली मराठा शासन को देते थे। ये रहा आपका पहला प्रश्न का मॉडल आंसर। आपको 30 शब्द के 8 प्रश्न दिए गए थे। चलिए
दूसरा प्रश्न था देवरी जमींदारी का उल्लेख कीजिए। कितने शब्दों में? 30 शब्दों में। तो जिनको फीडबैक दिया हूं कि शब्द सीमा को भी ध्यान दीजिएगा, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। कल से हम जो मेंस आंसर राइटिंग करेंगे उसमें आपका शब्द सीमा के अनुसार ही हम मेंस आंसर राइटिंग करेंगे। तो आपको शुरुआत से ही शब्द सीमा के अनुरूप आंसर लिखना है, ठीक है? तो चलिए देवरी जमींदारी के बारे में देखते हैं। देवरी एक पुरानी जमींदारी थी। इस जमींदारी के वंशज बिंझवाड़ जाति के थे। देवरी और सोनाखान जमींदारी के बीच पारिवारिक संबंध थे। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय देवरी के जमींदार महाराज साय ने देशद्रोहिता की। उसने नारायण सिंह के विरुद्ध अंग्रेजों को आर्थिक सैनिक सहायता की थी। ये आपका देवरी जमींदारी का उल्लेख करना था। तो एक बार और देख लीजिए। देवरी एक पुरानी जमींदारी थी। इस जमींदारी के वंशज बिंझवाड़ जाति के थे। देवरी और सोनाखान जमींदारी के बीच पारिवारिक संबंध थे। 1857 ईस्वी के क्रांति के समय देवरी के जमींदार महाराज शाह ने देशद्रोहिता की। उसने नारायण सिंह के विरुद्ध अंग्रेजों को आर्थिक और सैनिक सहायता की थी। इसमें आप कटौती और क्या कर सकते थे? देवरी और सोनाखान के बीच पारंपरिक संबंध थे। 30 शब्द के प्रश्न में इसको भी आप गायब कर सकते हैं। उसके बाद आपका 30 शब्द का आंसर उचित हो जाएगा, ठीक है? तीसरा, बिलासपुर में राष्ट्रीय सप्ताह के कार्यक्रम का क्या नाम था? बहुत ही कम छात्र रहे हैं जो इसका आंसर दिए हैं। चलिए, नया प्रश्न था कि बिलासपुर में जो राष्ट्रीय सप्ताह आयोजित हुए थे उसका नाम आप सभी को बताना था। तो आइए देख लेते हैं। बिलासपुर नगर कांग्रेस द्वारा 18 से 23 अगस्त 1930 तक राष्ट्रीय सप्ताह मनाया गया। इसमें आंदोलनात्मक कार्यक्रम इस प्रकार किए गए। पहला झंडा दिवस, दूसरा पिकेटिंग दिवस, तीसरा गांधी दिवस, चौथा महिला दिवस, पांचवा गढ़वाल दिवस, छठवां बहिष्कार दिवस और सातवां है आपका राज्यबंदी दिवस। तो एक बार और देख लीजिए। बिलासपुर नगर कांग्रेस द्वारा 18 से 23 अगस्त 1930 तक राष्ट्रीय सप्ताह मनाया गया। इसमें आंदोलनात्मक कार्यक्रम इस प्रकार किए गए। पहला झंडा दिवस, दूसरा पिकेटिंग दिवस, तीसरा गांधी दिवस, चौथा महिला दिवस, पांचवा गढ़वाल दिवस, छठवां बहिष्कार दिवस और सातवां आपका राज्यबंदी दिवस। 30 शब्द में आपका 7 दूनी 14 शब्द तो ऐसे ही हो गए। 16 शब्द आपका अदर है। इस तरह से हुआ 30 शब्द का तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया था कि ढांढल नृत्य क्या है, आपको बताना था। तो अच्छा लिखे हैं लगभग जितने भी छात्र एग्ज़ाम दिए हैं कल कि ढांढल नृत्य क्या है। ढांढल नृत्य मुख्यतः कोरकू जनजाति में प्रचलित। इसमें नृत्य के साथ श्रृंगार गीत, ढोलक, बांसुरी, मृदंग वाद्य यंत्र। नृत्य के दौरान नर्तक एक दूसरे को छोटे छोटे दंडों से प्रहार भी करते हैं। इसमें और क्या ऐड कर सकते थे कि ढांढल नृत्य मुख्यतः कोरकू जनजाति में प्रचलित है। इसमें नृत्य के साथ साथ श्रृंगार गीत भी होता है। वाद्य यंत्र के रूप में इसमें ढोलक, बांसुरी, मृदंग का उपयोग किया जाता है। नृत्य के दौरान नर्तक एक दूसरे को छोटे छोटे दंडों से प्रहार भी करते हैं। ये आपका चौथा प्रश्न था। ढांढल नृत्य क्या है, आपको बताना था। पांचवा प्रश्न आप सभी को दिया गया था
पर संस्कृतिकरण के प्रभाव बताइए। 30 शब्द में प्रश्न था, पर संस्कृतिकरण के प्रभाव बताइए 30 शब्द में। इसको देखने से पहले कुछ छात्रों के प्राप्तांक देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, जो देख रहे होंगे लाइव चैट में कमेंट कीजिएगा यस, ठीक है। ज्योति सिंह आपके प्राप्तांक अंक हैं होंगे तो कमेंट कीजिए। 62 62 टोटल अंक थे 80 अंक का। जो मेगा टेस्ट आयोजित हुआ है कुल अंक 80 अंक के थे, जिसमें ज्योति सिंह आपके प्राप्तांक अंक हैं 62। रोशन टोप्पो देख रहे हैं जी, रोशन टोप्पो आपके प्राप्तांक अंक हैं 61 61। कितने में? 80 में। कदम कुमारी देख रहे हैं आप, कदम कुमारी आपके प्राप्तांक अंक हैं 60 कितने में? 80 में। आगे देखेंगे, पहले पांचों प्रश्न का मॉडल आंसर देख लेते हैं। पर संस्कृतिकरण के प्रभाव बताइए, 30 शब्द का प्रश्न था। पर संस्कृतिकरण के प्रभाव: भौतिकवादी प्रवृत्ति में वृद्धि, सामाजिक नियंत्रण में कमी, व्यक्तिवादी विचारधारा में वृद्धि, स्वयं की संस्कृति के प्रति उपेक्षा की भावना, जातीय संस्करण की भावना आदि। ये आपके पर संस्कृतिकरण के प्रभाव थे। 30 शब्द में आपसे पूछा गया था। तो पर संस्कृतिकरण के प्रभाव क्या हैं? भौतिकवादी प्रवृत्ति में वृद्धि, सामाजिक नियंत्रण में कमी, व्यक्तिवादी विचारधारा में वृद्धि, स्वयं की संस्कृति के प्रति उपेक्षा की भावना और जातीय संस्करण की भावना आदि। ये आपका पांचवा प्रश्न का मॉडल आंसर, ठीक है। छठवां प्रश्न क्या था? भरथरी क्या है? आपको बताना था। प्रश्न पूछा गया था 30 शब्द में। कितने शब्द में? 30 शब्द में आपसे पूछा गया था भरथरी क्या है। चलिए देख लेते हैं भरथरी के बारे में। देखिए, आप सभी को आपके ग्रुप में, जिस भी मेंस आंसर राइटिंग ग्रुप में है, 7वां पेपर का पहला पार्ट, उसके अंतर्गत आपका भाग पहला भी है। उसका डिटेल जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से छात्र क्वालिफाई नहीं होते हैं। जैसे आपका 6 पेपर अच्छा अंक प्राप्त करते हैं और 7वां पेपर अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो आपका पहले से लेकर 6वें पेपर तक इसकी वैल्यू कोई नहीं रह जाती है। तो जिनको भी चाहिए होगा 1% आपके CGPSC मेंस एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे हिसाब से आप सभी को लेना चाहिए, अगर पढ़े नहीं हैं या आपके पास कोई सोर्स नहीं है तो। वर्तमान में जो सिलेबस निर्धारित हुआ है पिछले वर्ष, उसके अनुसार ही नोट्स तैयार है। तो जिनको भी चाहिए होगा देख लीजिएगा। सिर्फ मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, प्रीलिम्स में उसका कहीं रोल नहीं है, ठीक है। 6वां प्रश्न है आज का, भरथरी क्या है? 30 शब्द में आपसे पूछा गया था। भरथरी छत्तीसगढ़ में प्रचलित प्रसिद्ध गाथा गायन राजा भरथरी और रानी पिंगला के वियोग की कथा है। सारंगी और एकतारा का प्रमुख वाद्य यंत्र के रूप में प्रयोग होता है। सुरुजबाई खांडे इसके प्रमुख विख्यात कलाकार थी। ये आपका 6वां प्रश्न। भरथरी क्या है? क्या है भरथरी? भरथरी छत्तीसगढ़ में प्रचलित प्रसिद्ध गाथा गायन राजा भरथरी और रानी पिंगला के वियोग की कथा है। सारंगी और एकतारा का प्रमुख वाद्य यंत्र के रूप में प्रयोग होता है। सुरुजबाई खांडे इसके प्रमुख विख्यात कलाकार थी। ये आपका 6वां प्रश्न हुआ।
चलिए 7वां प्रश्न देखते हैं। धर्म दर्शन का विषय क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, कैसे? धर्म दर्शन का विषय क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, कैसे? आपको 30 शब्द में पूछा गया था। कल आप सभी को मॉडल आंसर भी दिया गया था, तो वहां उल्लेख किया गया था, तो मेरे हिसाब से आप सभी को लिखना था। धर्म दर्शन का विषय क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। इसमें किसी भी धर्म के स्वरूप, उसकी मान्यताएं, विश्वास, आचरण, धार्मिक सद्भाव, धर्मनिरपेक्षता आदि विषय शामिल हैं। क्या है? धर्म दर्शन का विषय क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। इसमें किसी भी धर्म के स्वरूप, उसकी मान्यताएं, विश्वास, आचरण, धार्मिक सद्भाव, धर्मनिरपेक्षता आदि विषय शामिल हैं। ये आपका 7वां प्रश्न था 30 शब्द के। अंतिम प्रश्न 30 शब्द के, परम तत्व का तात्पर्य क्या है? 8वां प्रश्न क्या था? परम तत्व का तात्पर्य क्या है? आप सभी से 30 शब्दों में प्रश्न पूछा गया था, तो देख लेते हैं परम तत्व के बारे में। परम तत्व का तात्पर्य है मूल तत्व, वह जो जगत के मूल में विद्यमान अंतिम सत्य है। परम ज्योति उपनिषदों में परम तत्व को ब्रह्म कहा गया है और इसे सर्वव्यापी और असीम माना गया है। तो क्या है परम तत्व? परम तत्व का तात्पर्य है मूल तत्व, वह जो जगत के मूल में विद्यमान अंतिम सत्य है। परम ज्योति उपनिषदों में परम तत्व को ब्रह्म कहा गया है और इसे सर्वव्यापी और असीम माना गया है। ये आपका 8वां प्रश्न का मॉडल आंसर। इस तरह से आपको 30 शब्द के अर्थात 2 अंक के 8 प्रश्न दिए गए थे, तो 8 प्रश्न के मॉडल आंसर हो गए। 9वां प्रश्न आप सभी को दिया गया था, कमाविजदार का उल्लेख कीजिए। क्या प्रश्न था? कमाविजदार का उल्लेख कीजिए। आप सभी को फीडबैक में भी बोला था, अभी भी बोल देता हूँ, आप लोग मॉडल आंसर का नोट्स कॉपी में बना लीजिएगा। यह आपका मेंस में बहुत महत्वपूर्ण अपना स्थान देगा और आपको अच्छा परिणाम भी देगा। जो ऑफिस वाले हैं, मान लीजिए आप नहीं लिख पाते हैं, तो आप इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन आपको परचेस करना पड़ेगा। इसलिए बोला जाता है कि मॉडल आंसर का नोट्स बनाते जाइए। इससे आपको प्रतिदिन अगर लिखते रहते तो बर्डन आपको नहीं होता। इसमें आपका छत्तीसगढ़ का इतिहास और छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य, इसका एक अलग PDF बन चुका है मॉडल आंसर का। आगे आपका दर्शन शास्त्र का अलग PDF बन रहा है, ठीक है? तो जिनको भी चाहिए होगा देख लीजिएगा। अभी तो आपको केवल छत्तीसगढ़ का इतिहास है और छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य, इसका ही मॉडल आंसर का PDF मिल पाएगा, ठीक है? तो चलिए 9वां प्रश्न देखते हैं कमाविजदार के बारे में। उसके बाद कुछ छात्रों के प्राप्तांक देखेंगे। शासन की सुविधा के लिए संपूर्ण छत्तीसगढ़ क्षेत्र को अनेक परगनों में विभाजित किया गया था, जिसके अधिकारी को कमाविजदार कहा जाता था, जो सैनिक और असैनिक, दीवानी, फौजदारी एवं अन्य मामलों का प्रमुख होता था। कमाविजदार सूबेदार के प्रति उत्तरदायी होते थे और उसके निर्देशानुसार ही अपने क्षेत्र में शासन करने के लिए बाध्य थे। कमाविजदार को अपने क्षेत्र में शांति और सुव्यवस्था की स्थापना के साथ साथ राजस्व की वसूली और सरकार के हितों की सुरक्षा का कार्यभार वहन करना पड़ता था। ये आपका 9वां प्रश्न था, कमाविजदार का उल्लेख कीजिए 60 शब्द में। तो देख लीजिए, शासन की सुविधा के लिए संपूर्ण छत्तीसगढ़ क्षेत्र को अनेक परगनों में विभाजित किया गया था, जिसके अधिकारी को कमाविजदार कहा जाता था, जो सैनिक और असैनिक, दीवानी, फौजदारी एवं अन्य मामलों का प्रमुख होता था। कमाविजदार सूबेदार के प्रति उत्तरदायी होते थे और उसके निर्देशानुसार ही अपने क्षेत्र में
शासन करने के लिए बाध्य थे। कमाविशदार को अपने क्षेत्र में शांति और सुव्यवस्था की स्थापना के साथ साथ राजस्व की वसूली और सरकार के हितों की सुरक्षा का कार्यभार वहन करना पड़ता था। यह आपका 9वां प्रश्न का मॉडल आंसर। 10वां प्रश्न क्या था? छत्तीसगढ़ का ब्रिटिश राज्य में विलय कैसे हुआ? आप सभी को 60 शब्दों में बताना था। क्या था? छत्तीसगढ़ का ब्रिटिश राज्य में विलय कैसे हुआ? आप सभी को 60 शब्दों में बताना था। इसको देखने से पहले कुछ छात्रों के प्राप्तांक देख लेते हैं। किरण महंत, किरण महंत देख रहे हैं आप जी? आपके प्राप्तांक अंक हैं 37, 37। किरण महंत। प्रगति बंजारे, आप देख रहे हैं जी? आपके प्राप्तांक अंक हैं 62, 62। सतवंतिन मंडावी, सतवंतिन मंडावी, आपके प्राप्तांक अंक हैं 54। मेडुल राजकुमारी, मेडुल राजकुमारी, आपके प्राप्तांक अंक हैं 52, 52। आपके अंकों में गिरावट आई है। किरण चौहान, किरण चौहान, आपके प्राप्तांक अंक हैं 53। छविलाल, छविलाल, आपके प्राप्तांक अंक हैं 63, 63। आगे कुछ छात्रों का नाम मॉडल आंसर के बाद देखेंगे। तो आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ का ब्रिटिश राज्य में विलय कैसे हुआ। 60 शब्दों में पूछा गया था, तो लिख लीजिए। 11 दिसंबर 1853 ईस्वी को भोसला शासक रघुजी तृतीय की निसंतान स्थिति में मृत्यु हो गई। लॉर्ड डलहौजी एक शक्तिशाली व सुसंगठित ब्रिटिश राज्य का निर्माण करना चाहता था। इसके लिए उसने अपनी हड़प नीति का सहारा लिया, जिसमें कुशासन, आंतरिक कलह और राज्य का उत्तराधिकारीहीन होने जैसे आधार निर्मित किए। इस प्रकार 13 मार्च 1854 ईस्वी को नागपुर राज्य के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय की घोषणा की गई। इस घोषणा के साथ ही छत्तीसगढ़ भी ब्रिटिश अधीनता में चला गया। अधीनता को सुधार लेंगे, छोटी ही नहीं रहता, बड़ी ही रहता है। ठीक है, एक बार और देख लीजिए छत्तीसगढ़ का ब्रिटिश राज्य में विलय कैसे हुआ। 11 दिसंबर 1853 ईस्वी को भोसला शासक रघुजी तृतीय की निसंतान स्थिति में मृत्यु हो गई। लॉर्ड डलहौजी एक शक्तिशाली व सुसंगठित ब्रिटिश राज्य का निर्माण करना चाहता था। इसके लिए उसने अपनी हड़प नीति का सहारा लिया, जिसमें कुशासन, आंतरिक कलह और राज्य का उत्तराधिकारी विहीन होने जैसे आधार निर्मित किए गए। इस प्रकार 13 मार्च 1854 ईस्वी को नागपुर राज्य के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय की घोषणा की गई। इस घोषणा के साथ ही छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश अधीनता में चला गया। ये आपका 10वां प्रश्न का मॉडल आंसर था। आइए 11वां प्रश्न का देखते हैं। मिस्टर एगेन्यू का त्याग पत्र का उल्लेख कीजिए। चलिए, मिस्टर एगेन्यू के त्याग पत्र का उल्लेख कीजिए। आप सभी से 60 शब्दों में पूछा गया था, तो आइए उसका मॉडल आंसर देख लेते हैं। उत्तर: मिस्टर एगेन्यू छत्तीसगढ़ के अधीक्षक के पद पर 1818 ईस्वी से 1825 ईस्वी तक बने रहे। मिस्टर एगेन्यू ने अपने पद से त्यागपत्र देते समय इस बात का उल्लेख किया था कि ब्रिटिश शासनकाल की स्थिति को देखते हुए यह आवश्यक है कि सैनिक और असैनिक अधिकार एक व्यक्ति के अधिकारी में केंद्रित किया जाए। मिस्टर एगेन्यू की कार्यकुशलता, योग्यता और ब्रिटिश राज्य के लिए उनकी उपयोगिता बहुत समय तक अंग्रेजों के द्वारा याद की जाएगी। आपसे पूछा गया था मिस्टर एगेन्यू का त्याग पत्र का उल्लेख कीजिए, तो मिस्टर एगेन्यू
छत्तीसगढ़ के अधीक्षक के पद पर 1818 ईस्वी से 1825 ईस्वी तक बने रहे। मिस्टर एगेन्यू ने अपने पद से त्यागपत्र देते समय इस बात का उल्लेख किया था कि ब्रिटिश शासनकाल की स्थिति को देखते हुए यह आवश्यक है कि सैनिक और असैनिक अधिकार एक ही अधिकारी में केंद्रित किया जाए। मिस्टर एगेन्यू की कार्यकुशलता, योग्यता और ब्रिटिश राज्य के लिए उनकी उपयोगिता बहुत समय तक अंग्रेजों के द्वारा याद की जाएगी। ये उसके त्यागपत्र का उल्लेख करना था। इसके अलावा अगर आपसे मिस्टर एगेन्यू का बारे में पूछा जाए तो भी आप इतने शब्दों को उल्लेख कर सकते हैं। प्रश्न 12वां था, छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन का अछूतोद्धार कार्यक्रम पर क्या प्रभाव पड़ा। 12वां प्रश्न था, छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन का अछूतोद्धार कार्यक्रम पर क्या प्रभाव पड़ा। आइए देख लेते हैं उत्तर। छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन के समय अछूतोद्धार कार्यक्रम का भी छत्तीसगढ़ में सफलतापूर्वक चलाया गया। वैसे तो इस क्षेत्र में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने महात्मा गांधी के प्रथम छत्तीसगढ़ आगमन के पूर्व से ही कार्य प्रारंभ कर दिए थे। पंडित सुंदरलाल शर्मा ने उनकी सामाजिक दर्जा उठाने के लिए निमित्त अनेक कार्य किए। 1918 ईस्वी में सतनामियों की वृहद सभा का आयोजन कर उन्हें जनेऊ पहनाया। ये आपसे पूछा गया था, छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन का अछूतोद्धार कार्यक्रम पर क्या प्रभाव पड़ा। तो एक बार और देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन के समय अछूतोद्धार का कार्यक्रम भी छत्तीसगढ़ में सफलतापूर्वक चलाया गया। वैसे तो इस क्षेत्र में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने महात्मा गांधी के प्रथम छत्तीसगढ़ आगमन के पूर्व से ही कार्य आरंभ कर दिए थे। पंडित सुंदरलाल शर्मा ने उनका सामाजिक दर्जा उठाने के लिए निमित्त अनेक कार्य किए। 1918 ईस्वी में सतनामियों की बृहद सभा का आयोजन कर उन्हें जनेऊ पहनाया। ये रहा आपका 12वां प्रश्न का मॉडल आंसर। 13वां आप सभी से पूछा गया था, मुड़िया जनजाति की सांस्कृतिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो अभी भी कई छात्र सांस्कृतिक विशेषताओं में क्या लिखना है ये समझ नहीं पाए हैं। तो प्रारंभिक जब हम छत्तीसगढ़ सामाजिक परिदृश्य से प्रारंभ किए थे तो वहाँ आप सभी को बताया था कि आपको पर्टिकुलर किसी टॉपिक को उठा के प्रश्न पूछा जाता है तो आपको कौन कौन सा आंसर उसमें सम्मिलित करना था, इसके बारे में उल्लेख किए थे। आप सभी को मौका टेस्ट के एक दिन पहले या उसी दिन सुबह वीडियो का लिंक भेजा जाता है आपकी हेल्प करने के लिए, आपकी तैयारी अच्छे से करने के लिए, ताकि आपको अच्छे से तथ्य प्राप्त हो और आपकी रिवाइज हो जाए। तो आप सभी जो पढ़े नहीं हैं, जानते नहीं हैं, कुछ नहीं लिखने से अच्छा है एक बार वीडियो देख के समझ के लिख लिया कीजिए। इससे क्या है, आपकी तैयारी और मजबूत होते जाएगी। वीडियो का लिंक आपके लिए डाला जाता है, ठीक है। तो चलिए कुछ छात्रों का पहले प्राप्तांक देख लेते हैं। और जो छात्र पूछ रहे थे दर्शन शास्त्र के बारे में, तो जो नोट्स आपको मिला है वह सफिशिएंट है। उतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो 75 अंक के हैं आपके दर्शन शास्त्र, तो उसमें आप अधिक से अधिक अंक स्कोर कर सकते हैं। लिखे तो सभी अच्छा हैं लेकिन याद भी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए मुड़िया जनजाति की सांस्कृतिक विशेषताओं का उल्लेख करने से पहले कुछ छात्रों के प्राप्तांक देख लेते हैं। पिंकी सरकार आपके प्राप्तांक अंक हैं 52। रेखा कुजूर आपके प्राप्तांक अंक हैं 39। सुभाषिनी सिंह आपके प्राप्तांक अंक हैं 62। बबीता साहू आपके प्राप्तांक अंक हैं 45। लक्ष्मी मांझी आपके प्राप्तांक अंक हैं 37। चलिए कुछ छात्रों का नाम मॉडल आंसर देखने के बाद देखेंगे, ठीक है। और जो व्हाट्सएप में मेरे से पूछ रहे थे एक्ट के बारे में, जो एक्ट आपको नोट्स मिलेगा उसके बारे में, तो वह एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
आपके सिलेबस में जितना टॉपिक दिया गया है उतना आपका सफिशिएंट है, और ज़्यादा आप 7वां पेपर में पढ़ने से अच्छा है याद कीजिएगा, क्योंकि हम 7वां पेपर को सॉल्व अभी वर्तमान में तो नहीं करा पाएंगे। अब जो भी होगा आपका प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के बाद ही हम 7वां पेपर पर तैयारी कर पाएंगे। तो अभी आपको जिनको भी आगे की तैयारी अभी से करना चाहते हैं तो आप नोट्स ले लीजिएगा, केवल आपके CGPSC मेंस के लिए ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देख लीजिएगा 7वां पेपर की तैयारी तो अभी नहीं हो पाएगी, अभी से बता देता हूँ। तो आप अभी अपना नोट्स बना लीजिएगा, तैयारी कर लीजिएगा, एक बार अध्ययन मेरे हिसाब से आप सभी को कर लेना चाहिए। ठीक है, चलिए 13वां प्रश्न देखते हैं। मुड़िया जनजाति की सांस्कृतिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। मुड़िया जनजाति को सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जनजाति मानी जाती है। इनमें सांस्कृतिक युवा गृह की प्रथा घोटुल प्रचलित है। घोटुल के माध्यम से मुड़िया युवक युवतियां अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं को ग्रहण करते हैं। घोटुल में सिर्फ अविवाहित युवक युवतियां भाग लेते हैं और किसी वरिष्ठ व्यक्ति द्वारा इसका संचालन किया जाता है। वेरियर एल्विन ने मुड़िया एंड देयर घोटुल नामक किताब लिखी है। मुड़िया जनजाति में नवाखाई, जात्रा, मड़ई आदि का विशेष महत्व है। इनमें एबाल्तो नृत्य भी प्रचलित है। द्रविड़ भाषा समूह की बोलियों का प्रयोग करते हैं। उनमें अंतिम संस्कार के रूप में दफनाने की परंपरा विद्यमान है। मृतकों को उसकी उपयोगी वस्तुओं के साथ दफन और प्रतीक के साथ स्तंभ भी लगाए जाते हैं। यह जनजाति काष्ठ शिल्प की कला में भी दक्ष माने जाते हैं। ये आपके 100 शब्द के प्रश्न थे कि मुड़िया जनजाति की सांस्कृतिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो आइए देख लेते हैं मुड़िया जनजाति की सांस्कृतिक विशेषताओं के बारे में। तो मुड़िया जनजाति को सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जनजाति मानी जाती है। इनमें सांस्कृतिक युवा गृह की प्रथा घोटुल प्रचलित है। घोटुल के माध्यम से मुड़िया युवक युवतियां अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं को ग्रहण करते हैं। घोटुल में सिर्फ अविवाहित युवक युवतियां भाग लेते हैं और किसी वरिष्ठ व्यक्ति द्वारा इसका संचालन किया जाता है। वेरियर एल्विन ने मुड़िया एंड देयर घोटुल नामक प्रसिद्ध किताब लिखी है। मुड़िया जनजाति में नवाखाई, जात्रा, मड़ई आदि का विशेष महत्व है। इनमें एबाल्तो नृत्य भी प्रचलित है। द्रविड़ भाषा समूह की बोलियों का प्रयोग करते हैं। इनमें अंतिम संस्कार के रूप में दफनाने की परंपरा विद्यमान है। मृतकों को उसकी उपयोगी वस्तुओं के साथ दफन और प्रतीक के साथ स्तंभ भी लगाए जाते हैं और यह जनजाति काष्ठ शिल्प की कला में भी दक्ष माने जाते हैं। यह हुआ आपका 13वां प्रश्न का मॉडल आंसर। अगला आपसे 14वां प्रश्न में पूछा गया था, धर्मनिरपेक्षता क्या है, इसके लक्षण बताइए। तो जहाँ तक मेरे को याद है आप सभी को शुक्रवार को ये दोनों प्रश्न दिया गया था। पहले में पूछा गया था कि धर्मनिरपेक्षता क्या है, दूसरे में आपसे उसके लक्षण के बारे में पूछा गया था। अगर आप इतना ही लिख देते तो आपके 125 शब्द तैयार हो जाते। तो कम से कम आपको 10 में जितना अंक भी मिलता मेरे हिसाब से आपको लिखना था। यदि आपसे दर्शन शास्त्र के प्रश्न नहीं बनते हैं तो आपको कुछ न कुछ पढ़ने के लिए तो लेना ही पड़ेगा। चाहे आप किसी कोचिंग संस्थान का नोट से लीजिए या किसी स्वयं की पुस्तक जो प्रकाशित होती है दर्शन शास्त्र का उसका लीजिए, या ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हैं, पढ़ के याद करके अधिक से अधिक अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारा नोट्स भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो देख लीजिएगा जो दर्शन शास्त्र का आंसर नहीं लिख पा रहे हैं ले लीजिएगा दर्शन शास्त्र का नोट्स, कहीं से भी लीजिए, चाहे आप किसी दूसरे कोचिंग संस्थान का लीजिए या हमसे नोट्स लीजिए। हमारा क्या है, हमारा CGPSC मेंस के अकॉर्डिंग ही नोट्स तैयार किया गया है। पिछले साल जो सिलेबस चेंज हुआ है शब्द सीमा के अनुसार, उसी के अनुरूप ही नोट्स आपको जितने सब्जेक्ट हैं उसका प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो वर्तमान में अभी दर्शन शास्त्र
और जो एकटा वाला पोर्शन है इसका आपको नोट्स मिल जाएगा। इसके पहले आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ का इतिहास है, भारतीय इतिहास है और छत्तीसगढ़ सामाजिक परिदृश्य आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाला गया था। तो अभी से तैयारी करते जाइएगा, उससे आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी होते जाएगी। चलिए, धर्मनिरपेक्षता क्या है, इसके लक्षण बताइए। 125 शब्द के प्रश्न थे, तो देख लीजिए। धर्मनिरपेक्षता का आशय है धर्म से स्वतंत्र, इसका संबंध अध्यात्म धर्म, अलौकिक शक्ति, परलोक से न होकर इस संसार से है। धर्मनिरपेक्षता सिद्धांत, इसके संस्थापक इंग्लैंड के विचारक जॉर्ज होलियॉक है। इसके अनुसार सेक्युलरिज्म वह सिद्धांत है जिसका संबंध इस संसार की समस्याओं से है। उनके अनुसार धर्मनिरपेक्षीकरण ईश्वरवाद या अनिश्वरवाद का न तो खंडन करता है और न ही मंडन, यह इसके प्रति तटस्थ भाव रखता है। तो ये आपका धर्मनिरपेक्षता क्या है उसका परिभाषा है। तो देख लीजिए, धर्मनिरपेक्षता का आशय है धर्म से स्वतंत्र, इसका संबंध अध्यात्म धर्म, अलौकिक शक्ति, परलोक से न होकर इस संसार से है। धर्मनिरपेक्षता सिद्धांत के संस्थापक इंग्लैंड के विचारक जॉर्ज होलियॉक है। उसके अनुसार सेक्युलरिज्म वह सिद्धांत है जिसका संबंध इस संसार की समस्याओं से है। उनके अनुसार धर्मनिरपेक्षीकरण ईश्वरवाद या अनिश्वरवाद का न तो खंडन करता है और न ही मंडन, यह इसके प्रति तटस्थ भाव रखता है। इसी में आपको पूछा गया था धर्मनिरपेक्षता के लक्षण बताइए। क्या था प्रश्न? धर्मनिरपेक्षता के लक्षण। तो देख लीजिए, पहला, सांसारिक विषयों में धर्म का हस्तक्षेप स्वीकार न करना। पहला क्या है? सांसारिक विषयों में धर्म का हस्तक्षेप स्वीकार न करना। दूसरा था ईश्वर की तटस्थता न कि इसका विरोध। क्या था? ईश्वर की तटस्थता न कि विरोध। तीसरा, विवेकशीलता। तो धर्मनिरपेक्षता विवेकशीलता पर आधारित है, जो समस्याओं का समाधान बुद्धि, विवेक एवं विज्ञान के माध्यम से करने पर जोर देता है। चौथा क्या है? धर्मनिरपेक्षता मानव कल्याण पर आधारित है। पांचवा है धर्मनिरपेक्षता नैतिकता को धर्म से पूर्णतः स्वतंत्र मानता है। छठवां, अहस्तक्षेप नीति का समर्थन। सातवां है धर्मनिरपेक्षता धर्म की व्यक्तिगत मान्यता और आचरण विषय में व्यक्तिगत विश्वास का विषय मानता है। तो ये आपका हुआ धर्मनिरपेक्षता के लक्षण। एक बार और देख लीजिए। पहला, सांसारिक विषयों में धर्म का हस्तक्षेप स्वीकार न करना। दूसरा, ईश्वर की तटस्थता न कि विरोध। तीसरा, विवेकशीलता। तो धर्मनिरपेक्षता विवेकशीलता पर आधारित है, जो समस्याओं का समाधान बुद्धि, विवेक एवं विज्ञान के माध्यम से करने पर जोर देता है। चौथा है धर्मनिरपेक्षता मानव कल्याण पर आधारित है। पांचवा, धर्मनिरपेक्षता नैतिकता को धर्म से पूर्णतः स्वतंत्र मानता है। छठवां, अहस्तक्षेप नीति का समर्थन। और सातवां है धर्मनिरपेक्षता धर्म की व्यक्तिगत मान्यता और आचरण विषय में व्यक्तिगत विश्वास का विषय मानता है। तो ये हुआ आपका 14वां प्रश्न का मॉडल आंसर। 15वां प्रश्न आपसे पूछा गया था भारतीय दर्शन एवं पाश्चात्य दर्शन में अंतर। तो जिस तरह से आप स्कूल में लिखते थे 2 भागों में विभाजित करके, उससे अच्छा है बड़े प्रश्नों को आप पॉइंट वाइज देकर, पॉइंट देकर, बिंदु देकर अंतर लिखिएगा। ठीक है, इससे आपका आंसर शीट और ज़्यादा अच्छा प्रभावित दिखेगा और आपको अधिक अंक मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। चलिए, अंक की बात हुई है तो कुछ छात्रों के अंक देख लेते हैं। मधु नेताम देख रहे हैं जी आप, मधु नेताम आपके प्राप्तांक अंक हैं 49। भुवनेश्वरी आपके प्राप्तांक अंक है 41। अंजलि कुशवाहा आपके प्राप्तांक अंक हैं 60। पिंकी मांकुर आपके प्राप्तांक अंक हैं 57।
मेहनत करने की अभी और आवश्यकता है। आपके प्राप्तांक अंक हैं 40, 50%। ओम प्रभा साहू, अभी भी आपको और मेहनत करने की आवश्यकता है। आपके प्राप्तांक अंक हैं 55। ठीक है, बाकी छात्रों का नाम मॉडल आंसर के बाद देखेंगे। चलिए, 15वां प्रश्न था भारतीय दर्शन एवं पाश्चात्य दर्शन में अंतर बताइए 175 शब्द में। तो आइए देखते हैं। पहला, उत्पत्ति को लेकर क्या अंतर है। पाश्चात्य दर्शन की उत्पत्ति बौद्धिक जिज्ञासा से हुई है, जबकि भारतीय दर्शन की उत्पत्ति मानव जीवन के कष्ट और बुराइयों के कारण उपजे आध्यात्मिक या मानसिक असंतोष से होती है। दूसरा है विश्लेषण और तत्व ज्ञान। पाश्चात्य दर्शन में विषयों का विश्लेषण मात्र किया जाता है, सत्य को ज्ञान लेने तक सीमित है, जबकि भारतीय दर्शन वास्तविक सत्य का ज्ञान और उसके साक्षात्कार का प्रयास किया जाता है। तीसरा क्या है, सैद्धांतिक और व्यवहारिक। तो पाश्चात्य दर्शन सैद्धांतिक है, भारतीय दर्शन व्यवहारिक है, जो अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए व्यवहारिक मार्ग बताता है। तो पहला क्या है, उत्पत्ति को लेकर अंतर। तो पाश्चात्य दर्शन की उत्पत्ति बौद्धिक जिज्ञासा से हुई है, जबकि भारतीय दर्शन की उत्पत्ति मानव जीवन के कष्ट और बुराइयों के कारण उपजे आध्यात्मिक या मानसिक असंतोष से होती है। दूसरा है विश्लेषण और तत्व ज्ञान। तो पाश्चात्य दर्शन में विषयों का विश्लेषण मात्र किया जाता है, सत्य को ज्ञान लेने तक सीमित है, जबकि भारतीय दर्शन वास्तविक सत्य का ज्ञान और उसके साक्षात्कार का प्रयास किया जाता है। तीसरा है सैद्धांतिक और व्यवहारिक। तो पाश्चात्य दर्शन सैद्धांतिक है और भारतीय दर्शन व्यवहारिक, जो अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए व्यवहारिक मार्ग बताता है। चौथा क्या है, लोक और काल। तो पाश्चात्य दर्शन में इस लोक और वर्तमान काल पर विचार किया जाता है, जो यह लोक है और वर्तमान काल, जबकि भारतीय दर्शन सभी लोक और सभी काल पर विचार करता है। ये आपका चौथा बिंदु। पांचवा, भौतिकता और आध्यात्मिकता क्या है। पाश्चात्य दर्शन बुद्धि को यथार्थ ज्ञान का साधन मानता है, भारतीय दर्शन केवल बौद्धिक ज्ञान को अपूर्ण मानकर और आध्यात्मिक अनुभूति को आवश्यक मानता है। छठवां क्या है, बौद्धिक ज्ञान और अनुभूति। तो पाश्चात्य दर्शन बुद्धि को यथार्थ ज्ञान का साधन मानता है, भारतीय दर्शन केवल बौद्धिक ज्ञान को अपूर्ण मानकर और आध्यात्मिक अनुभूति को आवश्यक मानता है। सातवां है संरचनात्मक। तो पाश्चात्य दर्शन भारतीय दर्शन की तुलना में कम संरचनात्मक है। यह हुआ आपका 15वां प्रश्न का मॉडल आंसर 175 शब्दों में पूछा गया था। तो लिख लीजिएगा एक बार और मॉडल आंसर देखकर, और नोट्स बनाते जाइएगा। ठीक है, 15वां प्रश्न 16वां था, डोंडी लोहारा जमींदारी में किसान आंदोलन का विस्तृत वर्णन कीजिए 175 शब्द में। क्या था, डोंडी लोहारा जमींदारी में किसान आंदोलन का विस्तृत वर्णन कीजिए 175 शब्द में। तो देख लीजिए, डोंडी लोहारा जमींदारी में किसान आंदोलन 1937 से 1939 इसके बीच हुआ था, आप सभी को पता है। देखते हैं, किसान आंदोलन का संगठित रूप 1937 ईस्वी में डोंडी लोहारा जमींदारियों के किसानों ने प्रारंभ किया। यहाँ के किसान आंदोलन का नेतृत्व बालोद के नरसिंह प्रसाद अग्रवाल एवं सरयू प्रसाद अग्रवाल ने किया था। देखिए, आपका CGPSC प्रीलिम्स 2019 के प्रश्न में यहाँ पर दावा आपत्ति अभी हुआ है। नरसिंह प्रसाद अग्रवाल एवं सरयू प्रसाद अग्रवाल दोनों को लेकर दोनों विकल्प थे और यहाँ दावा आपत्ति किया गया है। ठीक है, तो एक बार और देखिए, किसान आंदोलन का संगठित रूप 1937 ईस्वी में डोंडी लोहारा जमींदारों के किसानों ने प्रारंभ किया। यहाँ के किसान आंदोलन का नेतृत्व बालोद के नरसिंह प्रसाद अग्रवाल एवं सरयू प्रसाद अग्रवाल ने किया था। इस समय डोंडी लोहारा के जमींदार के दीवान मनीराम पांडे का आतंक चरम सीमा पर था। इनके आतंक एवं नीति से किसानों में असंतोष व्याप्त था। इस जमींदारी के किसान जंगल में चरी निस्तारी की सुविधाएं से किसानों को वंचित कर दिया। किसान बौखला गए, परिणाम स्वरूप किसानों ने अहिंसात्मक रूपी गांधीवादी सत्याग्रह प्रारंभ करने का विचार किया।
इस उद्देश्य से 28 अगस्त 1937 को डोंडी लोहारा जमींदारी की समस्त किसानों ने माली थोरी बाजार में आम सभा का आयोजन किया, जिसमें दीवान के खिलाफ शिकायतें की गई, परंतु जमींदार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फलस्वरूप किसानों ने अपने हक के लिए संघर्ष करने का निर्णय लिया। यहाँ से देखिए आगे आपका, किसानों का एक दल सरयू प्रसाद अग्रवाल से मिलने गया और उनसे नेतृत्व करने का आग्रह किया। किसानों की न्याय संगत मांग को देखकर सरयू प्रसाद अग्रवाल ने नेतृत्व करना स्वीकार कर लिया और यह आंदोलन आसपास की सभी जमींदारियों जैसे अंबागढ़ चौकी, पाना बरस आदि में फैल गया। दुर्ग के श्री वासुदेव देशमुख, पंडित रत्नाकर झा आदि ने इसमें अपना सहयोग दिया। 5 मई 1939 ईस्वी को कुसुम कासा नामक गांव में विराट सभा हुई। इस सभा में 3 दिनों तक चरी और निस्तारी की लकड़ी काटने का कार्यक्रम बनाया। साथ ही सरयू प्रसाद अग्रवाल ने महात्मा गांधी की तर्ज पर 9 रोज तक उपवास किया, इसलिए आंसर सरयू प्रसाद अग्रवाल लिया गया था। अगला है, इसी समय डोंडी लोहारा में श्री वली मोहम्मद ने सत्याग्रह आरंभ किया, जिनमें 94 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही आंदोलनकारी नेता सरयू प्रसाद अग्रवाल, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल एवं वली मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया गया। दीवान मनीराम ने सत्याग्रहियों पर मुकदमा दायर किया। आंदोलनकारी नेता सरयू प्रसाद अग्रवाल का मामला अदालत में 4 माह तक चलता रहा। इस पर वह स्वयं अपने मामले की पैरवी करते थे, परंतु 13 अक्टूबर 1939 को स्थानीय मजिस्ट्रेट की अदालत में श्री सरयू प्रसाद अग्रवाल BA LLB पर डोंडी लोहारा जंगल सत्याग्रह के संबंध में अशांतिपूर्ण भाषण देने पर 9 माह की सजा प्राप्त हुई। इस डोंडी लोहारा सत्याग्रह का महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि निस्तारी अधिकार कानून के निर्माण के लिए प्रयास किए गए और कानून बनाए गए। श्री VY तमास्कर जी ने उन दिनों मध्य प्रांत की विधानसभा में विधायक थे। वे चरी और निस्तारी के लिए बिल लाए, जिसके आधार पर कुछ सुधार किए गए, जिससे किसानों को राहत प्राप्त हुई। ये आपका 175 शब्द के प्रश्न थे। प्रश्न था आपसे, डोंडी लोहारा जमींदारी में किसान आंदोलन का विस्तृत वर्णन कीजिए। आप लोग मॉडल आंसर से देख के लिख लीजिएगा। चलिए, जिनको भी नोट्स वोट्स चाहिए होगा आप दिए हुए नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। दोनों नंबर मेरा ही है और आपको CGPSC मेंस के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है उसके ही आधार पर आपको नोट्स मिलेगा। आज आप सभी के लिए मैं 1% आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाला था, देख लीजिएगा जिनको भी चाहिए होगा। इसके अलावा आपका दर्शन शास्त्र भी है, छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य है, छत्तीसगढ़ का इतिहास है, भारत का इतिहास है। जिनको भी चाहिए होगा देख लीजिएगा। चलिए, कुछ छात्रों के प्राप्तांक बच्चे हैं, उसके बाद टॉप 3 छात्रों के नाम देखेंगे और कल से आपका जो संविधान एवं लोक प्रशासन में रजिस्ट्रेशन करवाए होंगे तैयार रहिएगा। कल से हम कक्षा प्रारंभ करेंगे, ठीक है। जैमिनी चंद्रवंशी, आपके प्राप्तांक अंक हैं 57। महिमा वर्मा, आपके प्राप्तांक अंक हैं 65। अरविंद बंजारे आपके प्राप्तांक अंक हैं 42। वैशाली कुरमलकर, आपके प्राप्तांक अंक हैं 57। गरिमा देवांगन, आपके प्राप्तांक अंक हैं 58। दीपिका तामस्कर, आपके प्राप्तांक अंक हैं 50। इस तरह से हुए जितने भी छात्र सम्मिलित हुए थे उन सभी के प्राप्तांक। मान लीजिए और किसी का छूट गया होगा तो आप हेल्पलाइन नंबर पर SMS करके अपनी जानकारी बता दीजिएगा कि क्या कारण रहे होंगे कि आपका छूट गया होगा, ठीक है। तो चलिए टॉप 3 छात्रों के नाम देखते हैं। तो शुरुआत करें। चलिए, आज के अर्थात कल के जो मेगा टेस्ट था, 7वां मेगा टेस्ट, इसका परिणाम जारी हो चुका है, जिसमें टॉप 3 छात्रों के नाम इस तरह से हैं।
प्रथम स्थान पर हैं महिमा वर्मा, 65 प्राप्तांक अंक हैं आपके, कुल अंक 80 थे, जिसमें महिमा वर्मा आपको 65 अंकों के साथ अब प्रथम स्थान पर हैं। दूसरे स्थान पर हैं छवि लाल। छवि लाल आपके प्राप्तांक अंक हैं 63, कुल प्राप्तांक अंक थे 80, आपको सेकंड स्थान द्वितीय रैंक प्राप्त हुआ है। तृतीय स्थान पर दो स्टूडेंट हैं, एक है सुभाषिनी सिंह और एक है प्रगति बंजारे। एक है सुभाषिनी सिंह, दूसरा है प्रगति बंजारे। आप दोनों के प्राप्तांक अंक हैं 62। इस तरह से टॉप 3 छात्रों में 3 छात्र छात्राएं सम्मिलित हैं। प्रत्येक मेगा टेस्ट में केवल लड़कियां ही बाजी मारे हैं। पहले भी लड़के पीछे थे 7 मेगा टेस्ट तक और आज भी हैं। तो देख लीजिए आप कहाँ तक आपकी तैयारी है और आप में क्या कमी है और क्या सुधार कर सकते हैं, अपना प्लानिंग कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ अगले मेगा टेस्ट में लड़के आगे आएंगे। जैसे भी आएँ आप अधिक से अधिक पढ़िए, नकल कीजिए, देख के लिखिए, लेकिन उम्मीद करता हूँ इस बार के मेगा टेस्ट में कोई ना कोई एक लड़का प्रथम स्थान प्राप्त करेगा। तो सभी पढ़िए और तैयारी करते रहिए। कल से आपका संविधान एवं लोक प्रशासन इसकी कक्षा प्रारंभ हो जाएगी। सभी तैयार रहिएगा, प्रारंभ से ही नोट्स बनाते जाइएगा ताकि आपको बर्डन प्राप्त ना हो। वीडियो आपके जो भी ग्रुप में रहेंगे आप 48 घंटे के लिए रहेगा और नोट्स प्रॉपर रूप से रहेगा ही। तो आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। मिलते हैं फिर कल नई सुबह और नए प्रश्नों के साथ। CGPSC हैंड नोट्स के परिवार की ओर से आपको टॉप 3 छात्रों की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आगे भी आप अपना स्थान बरकरार रखिएगा। नवरात्रि का सीजन प्रारंभ हो चुका है, तो आप लोग इस साल नवरात्रि मत मनाइए, इस साल तैयारी कर लीजिए। इसके 2 कारण हैं। पहला, आपका तो कोविड-19 कोरोना वायरस भी चल रहा है। दूसरा, एग्ज़ाम का डेट कभी भी आ सकता है। इसमें आपका ही फायदा है। पढ़ाई कीजिए और सिर्फ पढ़ाई कीजिए। मेहनत ही आपके रंग लाएगी, तो सबसे महत्वपूर्ण है मेहनत कीजिए। उसके बाद आप होली, दिवाली, नवरात्रि मनाते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर कल नई सुबह और नए प्रश्नों के साथ। आज के लिए विदा दीजिए। धन्यवाद। शुभ रात्रि।